चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा गोलीय दर्पण। पहले आपको बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है। परावर्तक सतह मतलब जो परावर्तन जिस सतह से होता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो गोलीय सरफेस से होता है, इसलिए कहते हैं गोलीय दर्पण। आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, तो चलिए पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण की परिभाषा सुनिएगा, डेफिनेशन क्या है अवतल दर्पण की। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। परावर्तक पृष्ठ आपको बता चुके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या होता है, अंदर की ओर दबा होता है। ऐसे ये होता है अवतल दर्पण। मतलब है कि परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से जिसमें हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव मिरर, आपतित किरणें हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल। तो देखिए जरा, अवतल दर्पण में जो आपका परावर्तन होता है वो दबे हुए सरफेस से होता है। इंसिडेंट रे में आई और टकरा कर नॉर्मल बनाएंगे, वो कहां चली गई, उसी सरफेस में, उसी दिशा में चली गई, उसी तल में चली गई। तो कहते हैं कि परावर्तन दबे हुए सरफेस से होता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए सरफेस से होता है अवतल दर्पण कहते हैं। यह हो गया कलई और यह हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो यह हो गया अवतल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण भी वही एकदम डेफिनेशन है, बस थोड़ा यहां अंदर वाली सरफेस से परावर्तन होता है, वहां बाहर उभरी हुई सरफेस से होता है। कहते हैं वह गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण की परिभाषा सुनिएगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे तल से होता है, बाहर की ओर उभरे तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण ये हुआ। यहां देखिए उभरे हुए तल से यहां परावर्तन हो रहा है। ये इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे कहते हैं नॉर्मल। वही एकदम कंडीशन दोनों में, बस थोड़ा अंतर है कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण में उभरे हुए सरफेस से होता है। तो चलिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं क्या होती हैं। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं क्या, देखिए। सबसे नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के ध्रुव की परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, जो गोलीय दर्पण हम लिए हैं और जो उसकी परावर्तक सतह है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं, ये मान लिया दर्पण है, तो यह आपका हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो M1 M2 ये उसका, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, इस दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है M1 M2। और इसी M1 M2 के मध्य बिंदु कौन सा है, ये P, इसी को कहते हैं दर्पण का पोल, ध्रुव कहते हैं। ये आपका M1 M2 इसी के मध्य बिंदु जो है इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चाहे जिस साइज का आप दर्पण ले लें तो उसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। दूसरी परिभाषा आपकी आती है वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र क्या है इसके बारे में देखते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जरा सुनिएगा। इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो गोलीय दर्पण का जितना परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र, सेंटर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, ये कोई अवतल दर्पण है, जिसको भी बता चुके हैं M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। ये किसी खोखले गोले से काट के निकाला गया होगा, पहले बता चुके हैं। खोखले गोले का एक पार्ट होता है दर्पण, किसी खोखले कांच से काट के निकाला गया। तो ये जो पूरा मान लिया, ये पूरा खोखला कांच रहा होगा, और इस खोखले कांच का जो सेंटर रही होगी, केंद्र रही होगी, इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी, जैसे अवतल दर्पण में था, उसी प्रकार उत्तल दर्पण में ये भी किसी खोखले का गोले का पार्ट रहा होगा, गोले का, जिसकी जो केंद्र है वही क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र कहलाती है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे। अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वही जो त्रिज्या हो जाएगी पूरे गोले की, उसी को कहेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। पोल ये है, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगली परिभाषा पढ़ते हैं अभिलंब के बारे में। आपकी चौथी परिभाषा है अभिलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। क्या होती है इसकी परिभाषा, कैसे हम पहचानेंगे अभिलंब कौन सा है इसमें? तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा उस पर अभिलंब होती है। देखिएगा, ये कोई दर्पण है और आपतित किरण आई, ऐसे चली गई। आपतित किरण आई और जिस बिंदु पर टकराई, जितने अभिलंब से आएंगे, सबसे पहले टकराई, जैसे इस सरफेस से हम ये क्या बनाते थे? अभिलंब बनाते थे, पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल है। तो इसी को कहते हैं अभिलंब। तो आपको बताए, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है अभिलंब जो प्रदर्शित हो रही है, ये C, पोल को C से मिलाती है, वक्रता केंद्र से मिलाती है, इसको कहते हैं अभिलंब। अगली हेडिंग है मुख्य अक्ष, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सुनिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। गोलीय दर्पण के ध्रुव, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष। ये अगली हेडिंग पढ़ते हैं दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। सुनिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, इसी के व्यास को जो M1 M2 है, अभी पढ़ाएं आपको कि M1 ये M2, तो इसी के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगली हेडिंग पढ़ते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष से समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही हैं उसकी बात हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण पर क्या हुआ? उसका परावर्तन हुआ, उसके पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो डायरेक्ट मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस
बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। यह है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर, देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर ये सारी किरणें आ रही हैं और जिस बिंदु से होकर सब जा रही हैं इसी को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो इसमें आकर सीधे मिलती हैं और ये कौन सा दर्पण है? अवतल। उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होगी। देखिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आई और परावर्तित होकर किसी दिशा में चली गई और क्यों? क्योंकि इधर नहीं जा पाएगी क्योंकि पीछे पॉलिश किया हुआ है, तो परावर्तित होकर, अच्छा, अवतल दर्पण जो क्या होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, किरणों को मोड़ देता है और उत्तल दर्पण किरणों को बिखेर देता है। तो यहां प्रकाश की किरण आई, उसको क्या किया? मोड़ दिया अवतल दर्पण, और ये क्या करता है? बिखरा देता है। तो ये होता है कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो किरणों को हम डैश डैश करके बढ़ाते हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसे कहते हैं फोकस। तो एक बार बताएं, या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिसको कहते हैं मुख्य फोकस। इसे यप से प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग पढ़ते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। देखिएगा जरा, जो फोकस दूरी P और C के मध्य के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। P मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। देखिएगा, ये P ध्रुव और C के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।